अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है। इन गैसेस को जो है डिस्कस करते हैं और अगर आप लोग देखें तो हाउ वी हैव टू लिक्विफाई गैसेस की लिक्विफिकेशन किस तरह करते हैं। तो गैसेस की लिक्विफिकेशन जो है तीन कंडीशन है इसके लिए। एक जो है यहाँ पे जॉल थॉम्सन इफेक्ट जो है इसके जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि जॉल थॉम्सन इफेक्ट के जरिए गैसेस की लिक्विफिकेशन करते हैं। एक जो है अगर आप लोग देखें तो बाय द कंबाइंड इफेक्ट, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के जरिए जो है इनकी एक्सप्रेशन करते हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कि यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो जस्ट ओनली बाय कूलिंग कि अगर हम सिर्फ टेम्परेचर को कम करते हैं तो कूलिंग ऑफ गैसेस, सिर्फ टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसके जरिए गैसेस की जो है लिक्विफिकेशन करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे कूलिंग ऑफ गैसेस, सेकंड पॉइंट बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन द थर्ड वन जो है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि हम जो है पहले ये कंबाइंड इफेक्ट को डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है इसको अगर हमें डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है हमने जो बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया है तो उसी कंडीशन को जो है यहाँ पे हम फॉलो करते हैं कि लेट्स सपोज एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये प्रेशर है या वॉल्यूम जो है और यहाँ पे प्रेशर जो है प्लॉट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कशन किया था कि एक हाइपरबोला कर्व जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये आइसोथर्म है। लेट्स सपोज द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है इसको जो है यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जो है एक हाइपरबोला कर्व आ जाता है व्हेन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर प्लॉट करते हैं। अगर मैं इस टेम्परेचर को ड्रॉप कर लेता हूँ, टेम्परेचर को जो है यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आता हूँ तो अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि ये के वैल्यू जो है ये के क्या होगा, ये प्रेशर और वॉल्यूम के करीब आ जाएगा। तो ये जो आइसोथर्म होगा ये प्रेशर वॉल्यूम जो टेम्परेचर को ड्रॉप कर तो 35.5 पे जो है होगा। जब मैं टेम्परेचर को और ड्रॉप कर लेता हूँ 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 पॉइंट यहाँ पे जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर भी आप लोगों के पास ये हाइपरबोला कर्व आ जाता है। तो यहाँ पे गैसेस जो है गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं जैसे ही टेम्परेचर को 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ जाता हूँ तो यहाँ पे ये कर्व जो है अपना पाथ जो है चेंज कर लेते हैं, मतलब हाइपरबोला कर्व से जो है ये चेंज हो जाता है। तो ये टेम्परेचर जो है अगर आप लोग देखें तो ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है आ जाता है। जब मैं टेम्परेचर को 31 पे लेके आ जाता हूँ तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ये लिक्विफाई हो जाता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये गैसियस स्टेट में है। ये क्या है, गैसियस स्टेट में। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये लिक्विड स्टेट में है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइब होगा। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप लोग देखें तो इस पॉइंट पे जो है ये बिल्कुल ना हाइपरबोला कर्व है ना स्ट्रेट लाइनर है। यहाँ पे जो है कोई कंडीशंस है और यहाँ पे बिल्कुल जो है अगर आप देखें स्टेट ऑफ द मैटर जो है गैस जो है वो अपना स्मूथली मर्ज होना शुरू हो जाता है। तो द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस, जब तक गैसेस मॉलिक्यूल ने, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ने क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर नहीं किया यू कैन नॉट लिक्विफाई इट, आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो है मैं एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की। सो द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, द हाईएस्ट टेम्परेचर above which a gas cannot be, above which a gas cannot be liquefied, gas cannot be liquefied, तो that temperature is known as, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वो क्रिटिकल, जब तक गैसेस मॉलिक्यूल ने ये क्रिटिकल टेम्परेचर एक्वायर नहीं किया हो आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो इस टेम्परेचर को इससे देखिए 31.1 है, यहाँ पे 31.3 है, 31.1 और 31.3 में जो है डिफरेंस जस्ट ओनली 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अगर आप इस पे जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये गैसेस मॉलिक्यूल अगर आप लोग देखें ये गैसियस स्टेट में ही रहेंगे, दे कैन नॉट चेंज देयर जो है अपना स्टेट की चेंज नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप इसको 31.1 पे लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर है, तो जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पे आ जाए तो ये स्मूथली, तो जिस टेम्परेचर पे द गैसेस स्मूथली मर्ज होते हैं, स्मूथली मर्ज्ड इनटू द लिक्विड फेज शुरू होते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विड फेज होते हैं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से डिस्क्राइब करते हैं, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय हाउ मच द प्रेशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके लिए क्या है, ये क्रिटिकल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, जो प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल,
The pressure which is responsible to liquefy the gases at critical temperature is known as critical pressure. इसको critical pressure से it is expressed by PC. तो the pressure required to liquefy a gas at critical temperature, कि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, एंड दैट प्रेशर बी इक्वल टू 72.1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो है 72.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और यहाँ पे जो है क्रिटिकल, सो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, इसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे जो है ये गैसेस जो है अगर आप लोग लिक्विफाई होते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है तो उस प्रेशर को जो है हम क्या कहते हैं, वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय a gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume, इसको critical volume से डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है, ये critical volume में डिस्क्राइब होता है। तो it is described as a VC, इसको जो है VC से एक्सप्रेशन करते हैं। तो it is described as a critical volume, ये critical volume जो है यहाँ पे, so the volume occupied by a gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume, इसको critical volume से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये गैसेस के लिए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर जो है ये क्या है इसके लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे द टाइप ऑफ गैसेस, जब तक गैसेस ने क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर नहीं किया हो, यू कैन नॉट लिक्विफाई इट, आप इसको जो है क्या नहीं कर सकते, लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर आप देखें यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर जो है इसके लिए एक्सप्रेशन करता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे वाटर के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ तो यू कैन आल्सो लिक्विफाई वाटर 373 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि यू हैव टू अप्लाई 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप लोगों ने इस पे अप्लाई करना है, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 373। अगर आप अमोनिया की लिक्विफिकेशन क्रिटिकल टेम्परेचर को देखें तो द अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 132 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 100 जो है अगर आप लोग देखें 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है, तो 112 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे 132 जो है। अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए अगर आप लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए मेरे पास यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्रिटिकल प्रेशर जो है ये 72 जो है आप लोगों के पास क्या है, 72.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि जिन गैसेस की पोलरिटी ज्यादा हो, ये वाटर मोर पोलर है देन अमोनिया इज मोर पोलर देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने ये याद रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है इन दोनों की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ ए गैस के। जिस गैस की पोलरिटी ज्यादा होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है ज्यादा होगा, वो हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे जो है लिक्विफाई होंगे। जिन गैसेस के लिए जो है पोलैरिटी ज्यादा होगी तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा होगा। जिन गैसेस की पोलैरिटी कम हो जाती है, मतलब ये नॉन पोलर हो जाते हैं, तो फिर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर भी क्या है, ये भी जो है ड्रॉप हो जाता है। तो इनको अगर आप लोग देखिए, इनको हम क्रिटिकल कांस्टेंट से डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन पोलर है, ये तो पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर की कंपैरिजन करता हूं तो पोलर हैव ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, व्हाइल द नॉन पोलर हैव लेस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर जो है ये इनके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। अगर मेरे पास नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में आप किस चीज को देखिए, मोलर मास को देखिए। ये क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस का मोलर मास 71 है और इसका जो है अगर आप लोग देखें तो 44 ग्राम है। तो अब डेफिनेटली जो है अगर इसका मोलर मास ज्यादा है तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, इसकी जो वैल्यू है ये आप लोगों के पास ज्यादा है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो वैल्यू है तो ये 123 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 123 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए क्या है, ये क्रिटिकल जो है हमारे पास क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है। क्रिटिकल प्रेशर जो इसके लिए है, क्लोरीन के लिए अगर हम देखें तो क्रिटिकल प्रेशर जो इसकी वैल्यू है तो ये अगर आप देखें तो 100 जो है, सॉरी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है तो ये राउंड अबाउट 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये इसके लिए क्या है, सॉरी नॉट 70 है, 170 है,
ये अगर आप इसकी वैल्यूज को देखें तो यहाँ पे ये 72 है और यहाँ पे 7, तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम, क्रिटिकल प्रेशर भी कम। ये 1 जो है अगर आप देखें 23 है, तो इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है 100 जो है राउंड अबाउट 10 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके लिए वैल्यू आती है, तो ये ज्यादा है। तो याद रखें कि नॉन पोलर के केस में, ये पोलरिटी के केस में, लेकिन नॉन पोलर के केस में आप लोगों ने क्या लिखना है कि जो नॉन पोलर केसेस है, तो नॉन पोलर केसेस में जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा और उसका क्रिटिकल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है इसको। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो मैं अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की कंपैरिजन करता हूँ तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है देन द नाइट्रोजन। इसको इग्नोर करें क्योंकि इसका मोलर मास बहुत कम है। तो यहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कम होगा। अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन और हीलियम को अगर आप लोग कंपेयर करें तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का ज्यादा होगा और हीलियम का कम होगा। उसका रीजन ये कि हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑल्दो इसका मोलर मास ज्यादा है लेकिन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है प्रेशर भी ज्यादा है। तो अगर आप इनकी कंपैरिजन करें, हम यहां पे कंक्लूजन इस बात की तरफ आते हैं कि जिन गैसेस के मोलर मास से ज्यादा होते हैं, नॉन पोलर में मोलर मास को आप लोगों ने देखना है। नॉन पोलर में अगर आप लोग देखें मोलर मास को तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आप लोग देखें क्रिटिकल -118 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका -147 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका -239 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम का अगर आप लोग देखें -254 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर आप इसके क्रिटिकल प्रेशर को देखें तो यहाँ पे जो है ये 54 आता है, यहाँ पे अगर आप देखें ये 33 आता है, यहाँ पे ये 12.5 आता है और अगर आप देखें तो ये 5.5। तो जितना आप लोगों के पास क्या है, अगर आप देखें जितना पोलरिटी है तो इतने ज्यादा क्रिटिकल प्रेशर भी है, इतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर। पोलरिटी कम होती है तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर दोनों वैल्यू, जब नॉन पोलर पे आते हैं तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर फिर मोलर मास की कंपैरिजन करनी है कि जहां पे मोलर मास आप लोगों के पास है तो मोलर मास की वैल्यू को आप लोगों ने जो है यहाँ पे क्लियर करना है। ये जो है इसकी थोड़ी सी करेक्शन करें कि यहाँ पे ये 77.1 ATM है, प्लीज इसकी करेक्शन करें, ये 77.1 जो है इसकी वैल्यूज है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आप लोग याद रखें कि पोलरिटी के साथ जो ये पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो नॉन पोलर गैसेस हो तो उनके मोलर मासेस जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर है। और हाइड्रोजन और हीलियम में एटॉमिसिटी है, हाइड्रोजन और हीलियम में एटॉमिसिटी, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है। Diatomic molecule have more critical temperature than the monatomic molecule, तो atomicity is directly proportional to critical temperature and critical pressure के जो है यहाँ पे आप लोगों के पास है। So the type of gases having greater, the type of gases having greater, यहाँ पे expression करता हूँ greater critical pressure and critical temperature, A, B, C और ये D है। अगर आप देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आप लोगों के पास क्या है, अब मैं एक्सप्रेशन करता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा आप लोग याद रखिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं यहाँ पे मीथेन लिखूं, यहाँ पे ये ईथेन है जिसमें 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, इसको प्रोपेन लिख देता हूं। और अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है इसको अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूँ ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा होगा, क्रिटिकल प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन गैस है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, यहाँ पे ब्रोमीन की बात करता हूँ और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीजन गैस, तो ब्रोमीन का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है इसके लिए क्या होगा, ये सब के सब नॉन पोलर है। अगर मैं यहाँ पे ए है, बी है, सी है और ये डी है, अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूँ HF है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे अमोनिया, ये सारे नॉन पोलर है और यहाँ पे HCl है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ A, B, C और यहाँ पे ये D, अगर आप लोग देखें यहाँ पे मीथानोल है, मीथानोल, अगर आप देखें यहाँ पे इथानोल है, तो अगर आप देखें यहाँ पे प्रोपानोल है, तो जिनके लिए जो है आप लोगों के पास मोलर मास ज्यादा होगा,
डेफिनेटली जो है उनका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा होंगे। तो ब्यूटानॉल के लिए जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो आप देखिए मोलर मास को भी देखना है और साथ साथ में पोलैरिटी को भी देखना है। तो जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा उनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होंगे। अगर आप लोग देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, ये ज्यादा होगा। तो आपने जो है इन कंपैरिजन करनी है, पोलैरिटी जहां पे होगी उसका क्रिटिकल पहले पोलैरिटी को देखना है। अगर पोलैरिटी नहीं है फिर मोलर मासेस को देखिए। मोलर मासेस जो है जहां पे आप लोगों के पास मोलर मास ज्यादा होगा वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ये पॉइंट याद रखें कि क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर जो है तो ये पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट, लेकिन एक और है जिसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो है तो यहां पे वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा है, लेकिन इसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम है ये कम है, 57 dm³ जो है इसका वॉल्यूम है। अच्छा, अगर अमोनिया की बात करते हैं तो ये 75 dm³ इसका वॉल्यूम है, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये 96 dm³ जो है इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जितनी पोलैरिटी इंक्रीज होती है फिर क्रिटिकल वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल से करीब आते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट को ज़हन में रखना है। तो ऑल दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट कहते हैं। और क्रिटिकल कांस्टेंट जो है हर एक गैस के लिए जो है ये फिक्स टेम्परेचर होता है। तो ये जो है क्रिटिकल कंडीशंस में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें वो हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करना चाहते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है इस पे टॉपिक में, तो वो है जोल थॉम्सन इफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जोल थॉम्सन इफेक्ट में हम किस तरह एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या इसमें आइडियाज हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे ये एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर, और यहाँ पे ये कंप्रेसर है, इस जो है ये लैंड मेथड है एक मेथड, उसके जरिए जो है यहाँ पे इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है इसको एक अनदर ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं, एक अनदर ट्यूब के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, और फिर इसको पास करते हैं थ्रू अनदर ट्यूब। ये जो है अगर आप लोग देखें इस ट्यूब से पास करते हैं, यहाँ पे कूलेंट होता है, यहाँ पे क्या है, एक कूलेंट है, कूलेंट, इसमें एक कूलेंट जो है यहाँ पे क्या है, कूलेंट प्रेजेंट होता है, और ये कनेक्टेड है कूलेंट जो है, इसमें वाटर सर्कुलेट होता है। यहाँ पे जो है एक स्पाइरल जो है क्या होता है, एक अनदर ट्यूब होता है जिसका डायमीटर कम होता है, एक स्पाइरल ट्यूब, और यहाँ पे एक स्मॉल जेट जो है इसका होता है। यहाँ पे एक अनदर कंटेनर में इसको ओपन करते हैं एंड दे आर कनेक्टेड, ये जो है कनेक्ट होते हैं। आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो है फॉर द जस्ट ओनली इन ऑर्डर टू सर्कुलेट इट, इसको सर्कुलेट करने के लिए करते हैं। ओके, तो जोल थॉम्सन इफेक्ट है क्या है, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली, when a compressed gas is allowed to expand suddenly, it causes intense cooling. ये क्या काज करता है, intense cooling काज करता है। This effect is known as a Joule-Thomson effect. When a compressed gas is allowed to expand suddenly, when a compressed gas is allowed to expand suddenly, it causes intense cooling. ये क्या करता है, cooling काज करता है। Let's suppose अगर मेरे पास एक बैलून हो और उस पे मैं क्या करता हूँ, ईयर को जो है इनक्लोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो ईयर मॉलिक्यूल्स होंगे इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी इनमें डेवलप हो जाती है, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। और मैंने कंप्रेस किया, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, इनको मैं अलाउ करता हूँ कि एक्सपेंड हो जाए। तो जब मैं इनको अलाउ करता हूँ एक्सपेंड हो जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उनका टेम्परेचर भी ज्यादा, जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उनका टेम्परेचर वो चले जाते हैं, हाई टेम्परेचर वाले चले जाते हैं। तो बाकी जो पीछे मॉलिक्यूल होते हैं उनसे एनर्जी लेके जो है चले जाते हैं। तो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाए मींस टेम्परेचर ड्रॉप हो जाती है, तो ये कूल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है, कूलिंग इफेक्ट, वो हाई टेम्परेचर वाले चले जाते हैं, लो टेम्परेचर वाले रह जाते हैं। तो यही कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इट कॉजेस इंटेंस कूलिंग। दिस इफेक्ट इज नोन एज जोल-थॉम्सन इफेक्ट। इसको जो तो यहाँ पे ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, लैंड मेथड्स है। और आप लोग और से देखें इस पे जो है गैसेस की जो है लिक्विफिकेशन, ईयर को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको कंप्रेस करते हैं। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कंसेप्ट इस पे अप्लाई, कंप्रेसर लगा होता है, इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस। तो जब कंप्रेशन होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, तो ये हीट अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ड गैसेस, कंप्रेस हार्ड गैसेस इन ट्यूब से जो है क्या होते हैं, कंप्रेस हार्ड गैसेस जो है इन ट्यूब से पास होते हैं। कंप्रेस्ड
हार्ड गैसेज, कंप्रेस्ड हार्ड गैसेज जो है इस ट्यूब से जो है क्या होते हैं, ये पास होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे वाटर सर्कुलेट होता है, यहाँ पे वाटर सर्कुलेट होता है। तो जब ये हार्ड गैसेस इससे पास होते हैं तो यहाँ पे थ्रू कंडक्शन ये हीट जो है रिलीज करते हैं, ये हीट यहाँ पे जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कूल कंप्रेस गैस जो है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कूल गैसेस जो है यहाँ पे आ जाते हैं और कंप्रेस भी होते हैं। तो कंप्रेस्ड कूल गैसेस जो है यहाँ पे आ जाते हैं और अब इनको अलाउ करते हैं कि लो प्रेशर एरिया भी एक्सपेंड हो जाए। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे प्रेशर हाई है, इस एरिया में प्रेशर हाई है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। तो इन गैसेस को अलाउ करते हैं कि एक्सपेंड हो जाए। तो जैसे ये एक्सपेंड होते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बाहर आ जाते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी वाले इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे रिकवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो लिक्विफाई हो जाते हैं, टेम्परेचर लोअर हो जाता है उनका, और जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो इस ट्यूब के जरिए दोबारा कंप्रेसर की तरफ आते हैं, उनको दोबारा कंप्रेस करते हैं, फिर यहां से सर्कुलेट होते हैं, फिर कंप्रेस। तो जो यहाँ पे लिक्विफिकेशन होती है। तो जिन गैसेस में आप लोग याद रखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखें कि यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मैक्सिमम ड्रॉप है, वो कौन सा जो है लिक्विड आसानी के साथ लिक्विफाई होगा बाय जॉल थॉमसन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस can be easily liquefied by Joule-Thomson effect, Joule-Thomson effect के जरिए कौन सी गैस को जो है, तो ए है, बी है, सी है और ये डी है। प्लीज अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैं वाटर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अमोनिया लिख देता हूँ, पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देता हूँ और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। तो आपने याद रखना है वाटर, तो जो मोर पोलर होगा वो आसानी के साथ उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होंगे और वो आसानी के साथ जो है लिक्विफाई होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, बी, सी और ये डी है, अगर मैं अमोनिया गैस लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस मैक्सिमम टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा। अगर मैं यहाँ पे जो है नॉन पोलर गैसेस को लिख देता हूँ, तो नॉन पोलर गैसेस में मोलर मास को दे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी इजीली लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस आसानी के साथ कंप्रेस होते हैं, तो ये याद रखें कि जिसका जहां पे पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, उनको लिक्विफाई करना आसान होता है। दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, उनको लिक्विफाई करना आसान होगा जो गैसेस मोर पोलर होते हैं। और जब नॉन पोलर होंगे तो फिर मोलर मास को देखें, तो जिन गैसेस का मोलर मास ज्यादा होगा दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, उनको जो है आसानी के साथ लिक्विफाई कर सकते हैं। तो जिन गैसेस का मोलर मास ज्यादा होगा उनको जो है क्या होगा, वो आप लोगों के पास इजीली लिक्विफाई होगा। तो आपने मोलर मास को देखना है, अगर नॉन पोलर गैसेस है तो लिक्विफाई मोलर मास को देखें। और विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी इजीली लिक्विफाई, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा तो उसको आसानी के साथ, पोलैरिटी को देखें, तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी दैट कैन बी आसानी के साथ लिक्विफाई होगा। आपने इसको ध्यान में रखना है। Which of the following gases negative जो है negative Joule-Thomson, the type of gases which causes negative Joule-Thomson effect, तो ए, बी, सी और ये डी है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी। याद रखें हीलियम और हाइड्रोजन दो गैसेस ऐसे हैं जो कि बजाय ये कि टेम्परेचर को ड्रॉप करिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। दे कॉजेज नेगेटिव Joule-Thomson। उसका रीजन ये कि हीलियम और हाइड्रोजन बहुत स्मॉल साइज गैसेस है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं होते हैं। तो जो पॉजिटिव Joule-Thomson इफेक्ट, यहाँ पे ये नेगेटिव Joule-Thomson इफेक्ट है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर को बजाय कि जो है डिक्लाइन करे, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो दे कॉजेज नेगेटिव Joule-Thomson इफेक्ट, और जो पोलर गैसेस है वो मैक्सिमम पॉजिटिव Joule-Thomson इफेक्ट। याद रखें। अच्छा, इसमें एक तो टेम्परेचर लो हो जाता है, याद रखिए इसमें दो फैक्टर, जब मैं जो है गैसेस को कंप्रेस गैसेस को अलाउ करते हैं सडन, तो एक तो लो प्रेशर एरिया है और दूसरा जो है टेम्परेचर। तो याद रखिए प्रेशर भी लो होता है, इसमें दो फैक्टर लो होते हैं, प्रेशर लोअरिंग है, लो प्रेशर हो जाता है, और टेम्परेचर जो है ये भी आप लोग याद रखिए इसमें लो हो जाते हैं। तो ये दो फैक्टर जो है लो होते हैं, प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर जो है ये दोनों जो है इसमें लो हो जाते हैं। प्रेशर लोअरिंग है और टेम्परेचर जो है इनकी जो है लोअरिंग है। आप लोग प्लीज इनको ज़हन में रखें। तो नेगेटिव Joule-Thomson इफेक्ट इज काज बाय हाइड्रोजन जो है और हीलियम जो है ये काज करते हैं। अच्छा, एक दूसरा जो है इसमें कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट उसकी तरफ आते हैं, वो भी डिस्कशन इस पे करते हैं। और वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन है, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन
एंड डिफ्यूजन है, एंड डिफ्यूजन। अच्छा, बाकी आप लोगों को पता है कि डिफ्यूजन और डिफ्यूजन किसे कहते हैं कि द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया इज नोन एज डिफ्यूजन, एंड द एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ स्मॉल पेनहोल इज नोन एज इफ्यूजन। इसको इफ्यूजन कहते हैं। अगर हम इसको जो है ग्राम्स ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उन्होंने 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लिया है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। यहाँ पे उन्होंने जो है एक एंड पे जो है कॉटन वाज सॉक्ड इन अमोनिया, अमोनिया में उन्होंने सॉक किया हुआ है, प्लग किया हुआ है, और यहाँ पे कॉटन वाज सॉक्ड इन HCl, यहाँ पे HCl में जो है कॉटन को सॉक किया हुआ है और इसको प्लग किया हुआ है। ही फाउंड कि यहाँ पे व्हाइट क्लाउड जो है, व्हाइट क्लाउड ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है ये प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे जब उन्होंने डिस्टेंस को देखा तो ये डिस्टेंस जो है ये 40 सेंटीमीटर पर जो है आप लोगों के पास पर टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है तो ये 60 सेंटीमीटर पर टाइम जो है उनकी जो है ये डिस्टेंस भी उन्होंने फाइंड आउट किया। तो पर टाइम उसकी वेलोसिटी रेट को देखते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि जिन गैसेस का मास ज्यादा है, जिन गैसेस का मास ज्यादा है वो स्लो रेट के साथ उसने कम डिस्टेंस कवर किया है, और जिन गैसेस का मास कम है तो वो ज्यादा डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेट ऑफ अमोनिया मीन स्पीड ऑफ अमोनिया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया डिवाइड बाय टाइम, ये रेट है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। द रेट ऑफ HCl, अगर आप लोग देखें तो द डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय यहाँ पे HCl डिवाइड बाय टाइम है। The distance covered by HCl divided by time, it is described as the rate of HCl। तो ये rate of HCl है। तो rate का मतलब है स्पीड है। इसने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इट मींस ये 40 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम, इसने 60 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर किया है। Now what is the relative? इन दोनों का रिलेटिव एक दूसरे के साथ क्या होगा कि रिलेटिव रेट ऑफ अमोनिया क्या है, तो रिलेटिव का मतलब है इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो इन रिलेटिव रेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl, तो रेट ऑफ HCl जो है, अगर अमोनिया जो है ये 60 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम है और ये 40 सेंटीमीटर जो है अगर आप लोग देखें पर यूनिट टाइम है, तो ये इस पे डिवाइड करते हैं, ये सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 1.5। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.5। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1.5 टाइम द रेट ऑफ HCl जो है ये इन पे अगर आप लोग देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अमोनिया जो है 1.5 टाइम जो है मोर जो है 1.5 टाइम ग्रेटर रेट के साथ जो है HCl से मूव करता है। HCl से जो है ये तेजी के साथ जाएगा। मतलब अगर आप एक रूम में जो है HCl का बॉटल ओपन करें और दूसरी जगह पे जो है कारण में अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया का बॉटल ओपन करते और HCl का, तो HCl स्लो रेट के साथ रूम में जो है स्प्रेड होगा, और ये अमोनिया जो है बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होगा, क्योंकि इसका रेट ज्यादा है। तो जिन गैसेस का रेट ज्यादा होता है वो तेजी के साथ जो है रूम में क्या होंगे, वो स्प्रेड होंगे। या बॉटल में जो है अगर आप इनको मिक्सअप करते हैं तो सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है उन गैसेस का होगा जिनके मासेस कम होते हैं। अच्छा, तो यहाँ इसी कंसेप्ट को ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन जो है कि R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 डिवाइड बाय D1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इनटू M2 डिवाइड बाय M1, ये उन्होंने जो है एक मैथमेटिकल रिलेशन रखी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी D1। अगर मैं R1 इज इक्वल टू, आप लोगों से देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे D1 ये K जो है इसका कांस्टेंट है, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 ओवर D1 होगा। मतलब क्या है इस इक्वेशन से, अगर आप लोग अगर डेंसिटी 1 टाइम इंक्रीज होती है तो रेट स्क्वायर टाइम, 2 टाइम नहीं स्क्वायर टाइम, याद रखिए ये स्क्वायर टाइम है, R1 स्क्वायर है। अगर डेंसिटी 1 टाइम इंक्रीज आता है तो स्क्वायर टाइम रेट डिक्रीज होता है, अगर डेंसिटी 1 टाइम डिक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम रेट इंक्रीज होगा। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखिए, द सेम सिचुएशन विद यहाँ पे R1 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि यहाँ पे M1 है, अगर मोलर मास 1 टाइम इंक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ द डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मोलर मास 1 टाइम डिक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम रेट इंक्रीज होगा। अगर मोलर मास 1 टाइम डिक्रीज होता है तो स्क्वायर टाइम जो डिक्रीज, स्क्वायर टाइम इंक्रीज। अगर मोलर मास 1 टाइम इंक्रीज होता है तो रेट स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है, तो याद रखें, तो गैसेस हैविंग मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, हैविंग मोर रेट ऑफ जो है डिफ्यूजन है, तो आप लोगों ने मोलर मास को, सो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव मैक्सिमम रेट, हैव मैक्सिमम, यहां पे जो है अगर आप लोग देखें मैक्सिमम रेट, तो यहां पे जो है कौन से गैस का जो है रेट ज्यादा होगा, तो ए है रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा,
तो यहाँ पे अगर आप देखें एक क्लोरीन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सबसे कम मोलर मास जिसका होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा हो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है तो इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी इजीली डिफ्यूज, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि HCl गैस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आता हूँ, यहाँ पे मीथेन गैस है, तो यहाँ पे सबसे कम मोलर मास नाइट्रोजन गैस का है, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो नाइट्रोजन गैस का मास सबसे कम है तो इसका रेट सबसे मैक्सिमम होगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव सेम रेट्स, तो यहाँ पे द टाइप ऑफ गैसेस that cannot be separated by Gram's law of diffusion and diffusion। तो ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन पे कौन से गैसेस को, ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करो, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगर आप लोग देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड है और प्रोपेन गैस है। आप याद रखें कि जिन गैसेस के मोलर मासेस सेम होंगे उनके रेट भी सेम होंगे। जिन गैसेस के, तो नाइट्रोजन का 28, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 28, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इसका भी 44, 44, 44, तो ऑल गैसेस जो है, ऑल ऑफ द अबव, ये जितनी भी गैसेस दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इन सब के रेट सेम होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस, तो जिन गैसेस के मोलर मासेस सेम होंगे उनके रेट भी सेम होंगे, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो भी सेम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो अगर आप लोग देखिए एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि अगर मुझे ये कहा जाए कि लेट्स सपोज एक हाइड्रोजन गैस, एक गैस मुझे देखिए ये हाइड्रोजन गैस, द रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एन अननोन गैस है, एक अननोन गैस है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें ए, बी, सी और यहाँ पे डी है, गौर से सुने। सो व्हाट विल बी द, एक तो आप लोग यहाँ पे मोलर मास को फाइंड आउट करें, एक क्वेश्चन ये है कि मोलर मास को फाइंड आउट करें कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ द अननोन गैस, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास अगर रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम द रेट ऑफ अननोन गैस। और सेकंड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई करें द गैस की कौन सी टाइप ऑफ, आइडेंटिफाई द गैस, गैस को आइडेंटिफाई करें। ये दो क्वेश्चन है, और अगर आपको रिलेटिव रेट्स के बनाओ तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि इस पे क्या है। आप लोग गौर से सुने, यहाँ पे जो है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 64 ग्राम, 32 ग्राम, 16 ग्राम, 8 ग्राम, यहाँ पे ये मेरे मोलर मास लगे, तो व्हाट विल बी द मोलर मास, तो क्या करें, आर हाइड्रोजन डिवाइड बाय आर अननोन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइड बाय m1। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है स्क्वायरिंग करते हैं, इस साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे R1 हाइड्रोजन, अगर आप देखिए R1 हाइड्रोजन 4 टाइम है, तो मैं इसकी जगह 4R अननोन, और यहाँ पे ये स्क्वायर है और R अननोन, ये R अननोन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये m2 डिवाइड बाय जो है, अगर आप लोग देखें तो ये 2 है। अब मैं इसकी स्क्वायरिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 16 जो है इसके लिए वैल्यू आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट तो ये m2 डिवाइड बाय 2, तो m2 विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32, ये 32 ग्राम होगा, तो 32 इसका मोलर मास होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन आपको जो है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गैस, किसमें कौन सा गैस होगा, तो इस अननोन रेट से आप जो है, अगर आपको ये कहा जाए नाइट्रोजन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पे क्या है, क्लोरीन गैस है, तो आप मोलर मास से जो है, जब मोलर मास आप लोग फाइंड आउट करते हैं, इस मोलर मास से जो है आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा गैस इसमें प्रेजेंट है। सो द टाइप ऑफ गैस, कौन सा टाइप ऑफ गैस होगा, तो मोलर मास से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस रिलेटिव रेट से यू कैन प्रिडिक्ट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ द अननोन फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको मोलर मास गिवन हो तो उनका सिर्फ रेशो निकाले एंड यू कैन इजीली फाइंड द रिलेटिव रेट को आप लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल जो है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का जो है आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो एक अनदर टॉपिक है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, अगर आप लोग देखें वी हैव अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है,
तो हैविंग जो है अगर ये अपने जो है मतलब ये कि पोजिशनल ऑर्डर लॉस कर लेते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और अगर हम इसको ओवर हीटिंग करते हैं तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, वेपर फेज में जो है ये कन्वर्ट होता है। अगर हम इन वेपर्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं, अगर हम इन वेपर्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, अगर हम इन गैसेस को स्ट्रांगली हीट करते हैं या इनको इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क या जो है स्ट्रांग इनकी हीटिंग करते हैं, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू आयनाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेते हैं और न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो न्यूक्लियाई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स। सो द आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ द मैटर, दिस आयोनाइज्ड state of matter containing cations and electrons, cations and electrons and neutral atom भी हो सकते हैं, is known as plasma state of the matter, ये plasma state of the matter है। तो the plasma state of the matter ionized state and it contain cations इसमें प्रेजेंट होते हैं and electrons, electrons का मिक्सचर होता है, anion नहीं electrons का मिक्सचर जो होगा, केटाइंस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होगा एंड प्लस न्यूट्रल एटम्स का मिक्सचर हो सकता है, ए है, बी है और यहाँ पे 3 है, तो ये तीनों जो है इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर इज गुड कंडक्टर ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबाइल आयंस, इनकी वजह से जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, और ये फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर है, और मोस्टली जो है ये थर्मोस्फीयर जिसको आयोनोस्फीयर में कहते हैं, वहां पे नेचर में सबसे ज्यादा 99% नेचर जो है उसमें सबसे ज्यादा जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट, क्योंकि गैलेक्सी स्टार ये सब के सब प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। इट इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, मुख्तलिफ स्क्रीन डिवाइसेस होते हैं तो उसमें प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर यूज होता है, और ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ करंट भी है। तो आप लोग प्लीज इनको थोड़ा सा रीड करें, बेसिक पॉइंट्स है इनको रीड करें, बाकी इसमें कोई इस तरह टेक्निकल बात नहीं है, और इंशाल्लाह ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।